गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के एक पार्ट को। यहाँ पर एक टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई इस टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एकदम हर एक लाइन को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी उसको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को देखने वाले हैं। हर एक लाइन से जो भी प्रश्न है देख सकते हो कितने सारे ये प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों को देख यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो रेलवेज के हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ ही कुछ अन्य एग्जाम के भी दो चार क्वेश्चन हैं। तो रेलवे में आज तक जितना भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा होगा, बोलोगे सर टॉपिक तो बता दो। तो टॉपिक ये है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को यहाँ एकदम एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसी में थोड़ा सा पोषण के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसी तरीके के सारे वीडियोस हमारे ऐप पर भी आ रहे हैं। ऐप पर जाकर के ले सकते हो, वहां पर तुम ये सारे वीडियोस एक साथ ले सकते हो। तो ये तो कुछ टॉपिक्स मैं यहां पर बता रहा हूं। यदि इस सीरीज को तुम कंप्लीट करते हो तब तुम्हें पता चलेगा कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही लाइन से पूछे जाते हैं। एक लाइन यहां पर देख सकते हो, क्या बोल रहा है, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा करते हैं। और इसी से रिलेटेड यहां पर देखो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। देखा तुमने, यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एनसीईआरटी की लाइन को उठा करके सीधे सीधा रख दिया जाता है। यही कारण है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले भी मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ाया है लेकिन तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लगता था कि ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो ये जब प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यार यहाँ पर तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह किस चीज से मिल रहा है, हमें यहाँ पर एनसीईआरटी से मिल रहा है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन से मिल रहा है। जो लाइंस तुम्हें लगता है कि ये बेकार है उस लाइन से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। जैसे एक लाइन यहां देख सकते हो, गमले में लगा एक शबलित पत्ती वाला पौधा कौन सा है। यानी कि शबलित पत्ती वाला जो पौधा है उसका उदाहरण क्या है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। जो कि आंसर यहां देखो क्रोटन लिखा हुआ है। देखो इसी लाइन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में शबलित पत्तियां पाई जाती है। ये रेलवे का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। साफ साफ देख सकते हो क्रोटन इसका क्या है, आंसर है। तो यानी कि एनसीईआरटी का लाइन जिसे हम बेकार समझते हैं उससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए ये सीरीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसी के साथ तुम एनसीईआरटी का वन लाइनर भी ले सकते हो। वन लाइनर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक लाइन से यहां पर हम लोगों ने प्रश्न को बनाया है, लगभग क्वेश्चन को यहां पर बनाया गया है। यहां देख सकते हो जैव प्रक्रम जैसे चैप्टर है, तो जैव प्रक्रम में शुरू से अंत तक मैक्सिमम क्वेश्चंस को बना दिया गया है। क्या लिखा है क्वेश्चन ऐसा है, क्या विषाणु के अंदर आणविक गति होती है। आंसर है नहीं। विषाणु के अंदर आणविक गति कब देखी जाती है, जब वे किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं। विषाणु सजीव है निर्जीव, इस पर विवाद बना है। देख सकते हो कितने सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो जैव प्रक्रम है वह क्या था, जरा सोचो। बिल्कुल सही है, ये था पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी सजीव है अपने जीवन को चलाने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता है और साथ ही उसके शरीर की निर्माण की भी आवश्यकता है। उसके लिए वह क्या करता है, पोषण करता है। पोषण मतलब वह भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन का अपने शरीर में उपयोग करता है। किस लिए उपयोग करता है, तो ऊर्जा के लिए उपयोग करता है और शरीर के निर्माण के लिए उपयोग करता है। इसे ही हम लोग न्यूट्रिशन या फिर पोषण कहते हैं। अब चलो हम लोग हर एक लाइन को यहाँ पढ़ ले रहे हैं और मैं बता दूं यहाँ पर बहुत 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 सारे
जो एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब रेलवेज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ अदर एग्जामिनेशन के भी 2-4 क्वेश्चन मिले हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे और लगभग जितने क्वेश्चन हैं उससे ज्यादा शायद क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हर जगह से इसको खोज के लगाया गया है। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यहां पर एक स्थिति बताया गया है, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो हम क्या उपयोग करते हैं, हमें क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। अब ये ऊर्जा आखिर कहां से आता होगा? आंसर सीधा सा है कि ये भोजन से आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब तुम बोलोगे कि जब हम सो रहे होते हैं या चुपचाप बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, तो क्या उस समय भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, हमेशा, हर घड़ी, हर क्षण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण का कार्य हो रहा है, जिसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसका मतलब है बिना ऊर्जा के हमारा जो शरीर है उसके अंदर कोई भी रासायनिक प्रक्रियाएं नहीं होंगी और जो जीव है वह क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसी के साथ यदि बात करें वृद्धि का, विकास का, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। तो यहाँ क्लियर सारा चीज लिख दिया गया है कि ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? हमें भोजन चाहिए। इसी के साथ हमारे शरीर के वृद्धि के लिए भी हमें क्या चाहिए? बाहर से पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं और हम उसे क्या नाम देते हैं? भोजन नाम देते हैं। हमारे वृद्धि के लिए, विकास के लिए प्रोटीन संश्लेषण, हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोटीन का भी निर्माण होता है। सभी प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण होता है। और वो जो प्रोटीन है कहाँ बनता है? कोशिकाओं में बनता है। किसके सहायता से बनता है? तो राइबोसोम की मदद से बनता है। ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, 9th का ही क्वेश्चन है कि शरीर में प्रोटीन संश्लेषण किसके मदद से होगा? तो राइबोसोम की मदद से होगा, जो कि कोशिका में पाया जाता है। और तो इन सब चीजों के लिए जो हमें पदार्थ चाहिए वो हमें बाहर से वो पदार्थ लेते हैं, और वो जो बाहर से पदार्थ ले रहे हैं जो जंतु, उसी को हम लोग खाते हैं और उसका नाम क्या है? भोजन है। इतना तो तुम सब जान ही रहे हो। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया हमारा पूरे सजीव की यदि बात की जाए, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो अब पूरे सजीव की बात करते हैं, जीव जगत की बात करते हैं। तो यदि पूरे सजीव या जीव जगत की बात करेंगे तो ये जो अपना पोषण करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हो गया स्वपोषण और एक हो गया परपोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे? जब कोई सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब बोलोगे अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बाहर से कच्चे पदार्थों का उपयोग करेगा। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधों की बात करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? बाहर से, अपने बाहर के वातावरण से कच्चे पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जैसे पानी को ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और उसके द्वारा भोजन का निर्माण करेंगे अपने शरीर के अंदर। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन जो अदर दूसरे जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग अपने शरीर के अंदर अपना भोजन नहीं बना सकते। इसके लिए हमें दूसरों पे आश्रित होना चाहिए। और हम बोलते हैं कि जो भी जंतु हैं या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो हम किस श्रेणी में आ गए? हम आगे परपोषी जीव, यानी हम परपोषण करते हैं। समझ में आ रहा है? चलो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पोषण है वह है स्वपोषी पोषण, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। और दूसरा है विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण,
इसमें जो जीव है वह दूसरों पर आश्रित होता है भोजन के लिए। तो जो जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो ये है स्वपोषी पोषण, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब इसका उदाहरण यहाँ देख सकते हो, कुछ हरे पौधे हो गए, कुछ सियानोबैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल इसको बोलते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसी के साथ कुछ अन्य जीवाणु हैं जो कुछ अलग तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, स्वयं ही ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषम पोषी पोषण। तो ये तो तुम जान ही रहे हो कि कुछ जो जीव हैं वह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम पोषी जीव बोलते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। चलो अब यहाँ एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ ले रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे सारे क्वेश्चन तुम यहाँ पढ़ने भी आए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने आए हो, दोनों काम करने आए हो, ये बात ध्यान रखना। चलो, और तुम्हें यदि वीडियो स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा फास्ट करके देखो। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, यानी कि जितने भी सजीव हैं सभी जीवों को भोजन भी आवश्यकता है, कच्चे पदार्थ को भी उन्हें आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारा चीज कहां से लेते हैं, अपने बाहर वातावरण से लेते हैं, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। अब यहां पर ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी पढ़ाया। कुछ जीव क्या करते हैं, अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्लियर लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जिसमें पौधे जो हैं बाहरी वातावरण से कुछ पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो वे कौन से पदार्थ हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आंसर सीधा सीधा वो पदार्थ कौन से हैं, तो पदार्थ में आ गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही दो पदार्थ है। अभी जब मैं आगे प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तो वहां पर देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल भी वहां पर चाहिए, लेकिन वहां इसको पदार्थ के रूप में नहीं देखा जा रहा है। जो कच्चे पदार्थ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, ये क्वेश्चन हमें याद रखना है। ये जीव स्वपोषी हैं, तो इन जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कुछ बैक्टीरिया कुछ अन्य विधियों से भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये स्वपोषी जीवों के बारे में था, और इनके पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव भी समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। अब यहां से कुछ चीजें हमें समझनी है। ये बोल रहा है अब अन्य जीवों के बारे में, यानी अन्य जंतुओं के बारे में। तो जो अन्य जंतु हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। अब ये जो जीव हैं वह बाहर से भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन के जटिल अणु को क्या करते हैं, ये भोजन के रूप में लेते हैं। फिर ये जब भोजन अपने शरीर में लेते हैं तो ये जो भोजन है वहां पर पचता है, या पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और फिर ये सरल अणुओं में टूटता है। सरल अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे ही हम लोग पाचन कहते हैं, जो कि आगे पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो जो जटिल अणु है उसको जब सरल अणु में तोड़ा जाता है एंजाइम की मदद से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो जितने भी अन्य जंतु हैं वह भोजन में कैसे पदार्थ को ग्रहण करेंगे, इसका उत्तर है जटिल अणु को क्या करेंगे,
देखो यहां पर लिखा हुआ है जटिल पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरा, भोजन के जटिल अणु को कैसे किस रूप में तोड़ा जाता है, तो देखो सरल पदार्थ यानी सरल अणुओं में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। किसकी मदद से ये तोड़ा जाता है, तो इसे प्राप्त करने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं। यानी कि यहाँ एंजाइम के मदद से इसको अचीव किया जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, जो कि आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये साफ साफ लिख दे रहा है कि जितने भी जंतु हैं वह जटिल पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वो उसको पचाते हैं, उसके बाद उसका अवशोषण करके अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं। अतः विषमपोषी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जो विषमपोषी हैं वह भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए किस पर आश्रित होते हैं, इसका उत्तर है स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीव होते हैं। तो अब विषमपोषी जीव कौन कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आगे तुम्हें पढ़ाया गया है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वह है स्वपोषी पोषण। चलो तो अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की ओर, और जो कि है स्वपोषी पोषण, जिसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना है वह है प्रकाश संश्लेषण, उसी के बारे में हमें यहां पढ़ना है। और तुम यहां से प्रश्न देखोगे कि कितना सारा पूछा है, हर एक लाइन से प्रश्न है, हर एक लाइन से, ये मैं बोल रहा हूं। और ये देखना कि यहां सही बात है या गलत बात है। देखो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। स्वपोषी जीव कि कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती हैं। ये पहला लाइन लिखा हुआ है, पहले लाइन में ही लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि जो स्वपोषी जीव हैं उनमें मुख्यतः जो पोषण की विधि वह क्या है, प्रकाश संश्लेषण हम लोगों ने पढ़ा। तो उसके लिए बोलता है कि उसका कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता है, वह किसके द्वारा पूरा होता है, तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यानी जो स्वपोषी जीव है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं और उनके कार्बन की आवश्यकता और ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, पूर्ण होती है। कितना साधारण सा लाइन है, लग रहा है कि ये जो लाइन है ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ लिया जाए। यही बात है कि यहां यदि तुम पढ़ने आए हो तो देखो कि इससे कैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें मिला जो कि प्रीवियस ईयर में तुम्हारा पूछा गया है। देख लो यहां प्रीवियस ईयर में यही इसी लाइन को उठा करके रख दिया गया है। यदि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसको हल्के में पढ़ोगे। मैं भी जब पढ़ाता हूं 10th के बच्चों को तो हल्के में पढ़ाता हूं। इतना स्पेशल ये लाइन होगा ये मुझे नहीं पता था। इतना स्पेशल होगा कि ये क्वेश्चन है कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है। जो पहला लाइन पढ़ा उसी से ये प्रश्न उठा करके दे दिया है और आंसर तो तुम्हें पता है, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। अब तुम यहां समझ सकते हो कि एनसीईआरटी का कितना वैल्यू है कि जिस एक लाइन को हम लोगों ने पढ़ा वही एक लाइन क्वेश्चन के रूप में यहां पर दे दिया गया है, जिस लाइन को हम लोग उतना महत्व भी नहीं देते। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और इसीलिए मैंने बोला कि हर एक लाइन यहां इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मैंने प्रूफ दिखा दिया। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। हर एक लाइन से मैं भी क्वेश्चन यहां बनाते चल रहा हूं, आगे यदि क्वेश्चन पूछेगा तो तुम इसका आंसर कर सकते हो। जो भी स्वपोषी हैं वह अपने भोजन के निर्माण के लिए पदार्थों को कहां से ग्रहण करते हैं, आंसर सीधा सा है कि बाहर से ग्रहण करते हैं और बाहर से इन पदार्थों का ग्रहण करके उसे ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि इस रूप में परिवर्तित कर देते हैं कि बाद में उससे ऊर्जा को ले सकें।
ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। एकदम नया क्वेश्चन यही है जो मैं पहले भी बताया था। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से कच्चे पदार्थों को बाहर से लिया जाता है? आंसर यहां लिखा हुआ है साफ साफ। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या है? जल। इन दो कच्चे पदार्थों को लिया जाता है। आगे बोल रहा है इनको सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये जो चीज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण का क्या है? परिभाषा भी है। तो चलो यहां पर हम लोग देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। तो यहां देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण का भाई कई तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है। एक साधारण सा परिभाषा मैंने भी यहां पर लिख रखा है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल इनका उपयोग करके जल से जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो लगभग ये जो बनाया गया है वो एनसीईआरटी से बनाया गया है, ताकि यदि कोई हमारे नोट्स को भी पढ़े तो उससे भी वो क्या करे, कुछ क्वेश्चंस जरूर वो कर ले आसानी से। और साथ ही साथ ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये है प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा में हम लोगों ने क्या मुख्य रूप से देखा? ये देखो, इसे हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है, और इसके उपयोग से सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। यहां देखो ग्लूकोज लिखा है। ग्लूकोज क्या एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। आगे की क्लास में कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ोगे तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। और उसी में यहां पर एक ग्लूकोज आता है जो कि सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी के साथ यहां ऑक्सीजन भी निकलता है। तो ये है हमारा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। अब इसको हल्के में मत लेना। ये प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहां देखो 6CO2 12H2O है, यहाँ C6H12O6 है, 6O2 और 6H2 है। ये लंबा वाला प्रकाश संश्लेषण का क्या है? समीकरण है। शॉर्ट में भी तुम देख सकते हो, लिखा हुआ मिल जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O वाला भी तुम्हें मिल जाएगा। इसी से बन जाएगा C6H12O6 और प्लस में 6O2। इस प्रकार का भी फॉर्मूला मतलब ये इक्वेशन भी तुम्हें मिल जाएगा। यहां पर यदि 12H2O लिखा है तब यहां 6H2O हम लोग लिखते हैं। यदि 6H2O ही यहां पर लिखा है तो यहां H2O लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर इससे क्या क्वेश्चन जरा आएगा? एकदम साधारण सा क्वेश्चन आएगा। बोलेगा कि इसमें कितना अणु कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। कितना जरूरी क्वेश्चन है, देख लो। अब तुम वहां पर यदि ये इक्वेशन नहीं याद है तो घबरा जाओगे। अरे कितना अणु? 6 अणु। देखो यहां पर 6 अणु लिखा हुआ है। कितना अणु ऑक्सीजन मुक्त होता है? तो यहां भी 6 अणु ऑक्सीजन मुक्त होता है। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन बन सकता है? तो इसको हल्के में लेकर के यदि तुम जा रहे हो प्रकाश संश्लेषण क्या है, अरे ऐसे ही आंसर कर देंगे। देख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन रहा है सारा। तो एक एक पॉइंट से तुम्हें क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो हम लोगों ने पढ़ा उसी से यहां पर एक प्रश्न आप देख सकते हो। बोलता है निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितना जल होगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भाग लेगा। यहां पर ये चीज तुम देख सकते हो। ये समीकरण दिया हुआ है, लेकिन इस समीकरण में यहां पर ये संतुलित नहीं है। और हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के द्वारा कि यहां पर क्या हो गया? 12H2O होगा, यहां 6CO2 होगा, यहां पर 6O2 होगा और यहां पर क्या होगा? 6H2O होगा।
इसी के साथ एक शॉर्ट वाला भी मैंने बताया है, जिसमें क्या हो गया, 6H2O होगा प्लस 6CO2 होगा, और इसमें C6H12O6 होगा, H12 हो गया, O6 होगा, और प्लस में 6O2 होगा। तो ये समीकरण भी हमें क्या करना है, याद करना है। यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ 6H2O का उपयोग किया जा रहा है और 6CO2 का उपयोग किया जा रहा है, जो यहाँ आंसर में भी हम लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार से ऑक्सीजन भी यहाँ पर 6 अणु मुक्त हो रहा है। तो ये हमें एकदम अच्छे से याद रखना है। एकदम माइन्यूट क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हैं, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से एक सीधा लाइन उठा करके दे दिया गया, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। किस प्रकार से यहाँ पर ये देखो, ये सीधा लाइन से क्वेश्चन पूछा, फिर किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ 6 लिखा है कि 12 लिखा है, इससे प्रश्न पूछ रहा है। तो तुम सोच सकते हो कितना माइन्यूट क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा रहे हैं। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसी के साथ हम लोगों ने इसके समीकरण को भी पढ़ लिया। अब कुछ खास बातें प्रकाश संश्लेषण में हम लोग को पढ़ना है, और मैं फिर से बता दूं कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न बन रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो ये एक पूरा चैप्टर के ही रूप में मिलेगा, जिसमें बहुत बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत टफ भी होता है इसे पढ़ना। लेकिन हमें जो पढ़ाया गया है, मात्र 3 लाइन में इसको समेट दिया गया है प्रकाश संश्लेषण को, और उससे बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में यहां पर भी पूछे जाएंगे। मात्र 3 ही लाइन पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहला लाइन क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल का उपयोग बता रहा है। हम लोगों ने देखा जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब वो क्लोरोफिल कहां पाया जाएगा, कैसे पाया जाएगा, वो भी यहां पढ़ना है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। सबसे पहला पॉइंट यही देखना है हमें कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको कौन अवशोषित करेगा, तो इसका उत्तर है क्लोरोफिल अवशोषित करेगा। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या घटना होगा। तो हम बोलेंगे जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित किया जाएगा उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। बेबी है, दोनों क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। तीसरा पॉइंट, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ये तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है। यहां पर जो जल का उपयोग हम लोगों ने पढ़ा है, जल से क्या बनता है, तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में वो वियोजित होता है, और जल से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन। इसी से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रहा है वह किस चीज के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो इसका उत्तर है वह जल के द्वारा हो रहा है। अभी दिखा भी दे रहा हूं। और चौथा है यहां पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन है। ये देखो, इससे क्वेश्चन है, इतना माइन्यूटली इसको पूछा गया है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहां सीधा सीधा लिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से इसे भी हमें क्या करना है, याद करना है। अब हम लोग अपने समीकरण की ओर बढ़ेंगे, तो समीकरण में ये सब बात हम लोग आसानी से देख सकते हैं। चलो यहां देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। पहला चीज कि जो क्लोरोफिल है वही प्रकाश के ऊर्जा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। दूसरा चीज, यही जो प्रकाश वाला ऊर्जा है उसी को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। 2 क्वेश्चन यहां से मैंने बताया। अब 2 भी क्वेश्चन ऐसे है कि ये जो जल है इसी से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसे याद रखना है। तो ये जो ग्लूकोज है यानी कार्बोहाइड्रेट है, सरल कार्बोहाइड्रेट है, ये किस से बनता है, तो CO2 से बनता है, इसे भी याद रखना है। और कैसे बन रहा है, तो अपचयन के द्वारा बन रहा है। अब बोलोगे सर इसमें से हर एक लाइन से अलग अलग क्वेश्चन आएगा कि एक ही साथ उठा करके दे देगा,
देख लो यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारे पॉइंट्स को एक ही क्वेश्चन बना करके दिया जा सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर सब देख लो, वहां पर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये सारे जो लाइंस हम लोगों ने पढ़े उससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना दिया कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन ढूंढना है। हम लोग पढ़ते जाते हैं, ध्यान से समझना। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट में होता है। इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, और जैसे ही लाइन पढ़ोगे देखोगे अरे ये तो एकदम सही है। कैसे सही है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि CO2 से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। अभी जस्ट पढ़ा दिया है कि जो CO2 है उसी से ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये लाइन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां ऑक्सीकरण लिख दिया है। ऑक्सीकरण मतलब क्या हो गया? उपचयन। उपचयन। और अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ लिया कि ये किसके द्वारा होता है? अपचयन के द्वारा होता है। अपचयन। तो यानी यही वाला फर्स्ट पॉइंट ही क्या है यहां पर? गलत है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित है। बिल्कुल सही, अभी तुरंत पढ़ लिया है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण से संबंधित है। यह भी पढ़ लिया कि प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त होना शामिल है। बिल्कुल ये भी पढ़ लिया। अब तुम बता दो कि यदि तुम यहां पर ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं इन सारे पॉइंट्स को नहीं पढ़ोगे, सिर्फ सोचोगे कि अरे ऊपर ऊपर टाइम पास पढ़ लिया, और क्वेश्चन देखो कितना भयानक पूछा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। यही तुम्हें तो बताया जा रहा है बार बार। तो अभी जो हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा वो कैसा प्रकाश संश्लेषण है? नॉर्मल कंडीशन में जो पेड़ पौधे करते हैं उस प्रकार का प्रकाश संश्लेषण है। तो क्या सर कुछ और अलग प्रकार का भी प्रकाश संश्लेषण होता है? हाँ बिल्कुल होता है, जो कि रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें देखा जाता है। उसके बारे में भी यहाँ 4 लाइन लिखा है। इसका मतलब है उससे भी प्रश्न पूछ सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए जो मरुदभिद पौधे हैं, जो रेगिस्तानी पौधे हैं, उनकी बात की जा रही है। उन्हीं को क्या कहता है? मरुदभिद पौधे कहता है। ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। तुम जानते ही हो कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है? उनकी ये विशेषताएं होती है कि जो उनका स्टोमाटा है वह दिन के समय बंद होता है और रात के समय खुलता है। ये बात याद भी रखना, नहीं पता है तो। क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्टोमाटा है वो जल की हानि को करता है। मतलब कि जो पत्तियां हैं उनमें से जल बाहर जाता है, वातावरण वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है, जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो वो अभी पूरा समझाया भी जा रहा है। तो जो पत्तियां होती हैं, पौधों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हमारे प्रकृति में भेज देती है, एनवायरमेंट में भेज देती हैं। लेकिन जो मरुदभिद पौधे होते हैं, यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, वे जल की कम से कम हानि करना चाहते हैं। अब ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जो मरुस्थल है वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होता है और साथ ही साथ वहां पर पानी की भी कमी होगी। तो पौधों का संरचना, शारीरिक संरचना इस प्रकार का होता है कि कम से कम जल का हानि हो। इसी कारण से उनका जो स्टोमाटा है दिन में बंद होता है और रात में खुलता है। अब बताओ, यदि दिन में स्टोमाटा बंद है तो वो CO2 कैसे ग्रहण करेंगे? दिन में CO2 ग्रहण नहीं करेंगे। और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा? दिन में मिलेगा। यानी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। जरा यहां देखो ध्यान से, यहां समझ सकते हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। पहला तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और दूसरा CO2 आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश दिन के समय में मिलेगा, क्योंकि दिन के समय ही तो सूर्य आएगा तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा। लेकिन दिन के समय में जो मरुदभिद पौधे हैं उनका स्टोमाटा बंद होता है तो वो CO2 ले ही नहीं पाते।
तो बताओ कि प्रकाश संश्लेषण कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए ये जो मरुदभिद पौधे होते हैं 2 स्टेप में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ काम वो रात में कर लेते हैं और कुछ काम दिन में करते हैं। तो रात के समय तो स्टोमाटा खुला रहेगा, तो उस समय CO2 मौजूद रहेगा। CO2 क्या रहेगा? रात के समय CO2 मौजूद रहेगा। तो पौधे क्या करते हैं कि रात के समय CO2 का उपयोग करके वे क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। कोई मान लो यहां पर रात में CO2 और बाकी चीजों का उपयोग करके कोई उन्होंने क्या किया, एक उत्पाद का निर्माण कर लिया। और जब दिन होगा तो दिन के समय तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा। दिन के समय जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये जो उत्पाद उन्होंने रात में बनाया है उससे फिर आगे की प्रक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से 2 स्टेप्स में ये प्रकाश संश्लेषण पूर्ण होगा। किसमें? मरुदभिद पौधों में। तो इसे मैं दिखा भी दे रहा हूं तुम्हें, और ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है जो तुम्हें यहां पर पता होना चाहिए। मैंने तुम्हें क्लियर बता दिया है क्या कि रात के समय क्या मिलेगा, मरुदभिद पौधों में CO2 मिलेगा। रात के समय क्या मिलेगा? CO2। और दिन के समय क्या मिलेगा? सनलाइट। क्या मिलेगा? सनलाइट। तो इस प्रकार से रात के समय देखोगे कि वो क्या करेंगे, एक इस प्रकार का पदार्थ बना लेंगे जो कि CO2 के मौजूदगी में बनता है। तो रात में उनके पास CO2 है, CO2 से विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा वे एक उत्पाद को बना लेते हैं। तुम क्या बता सकते हो कि रात में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ CO2 नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। रात में कहां सूर्य का प्रकाश मिलेगा? इसीलिए रात में सिर्फ आधा प्रोसेस करके छोड़ देते हैं। जैसे ही दिन का समय आता है तो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो फिर ये प्रक्रिया पूर्ण होगा और यहां देखोगे कि यहां पर जो प्रकाश संश्लेषण का बाकी भाग है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो तुम बोलोगे फिर से कि दिन में प्रकाश संश्लेषण में क्या दिक्कत है? क्योंकि दिन में CO2 नहीं मिलता पौधों को, दिन में सिर्फ सूर्य का प्रकाश रहता है। समझ में आ रहा होगा? ये सारा मैंने कोशिश किया समझाने का और तुम्हें अच्छे समझ में आ भी गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लो। यहां मैं सब पढ़ दे रहा हूं तो तुम्हें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलो, तो जो मैंने बताया उसे NCERT में पढ़ लेते हैं। बोल रहा है उदाहरण के लिए मरुदभिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि रात के समय उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रात में स्टोमाटा खुला हुआ है, दिन में स्टोमाटा क्या है? बंद होता है। और एक मध्यस्थ उत्पाद, जैसे मैंने बोला, वो एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। और वो जो मध्यस्थ उत्पाद है, दिन के समय जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलेगा उससे फिर आगे की प्रक्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा। और इस तरीके से वहां प्रकाश संश्लेषण होता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण किन पौधों के द्वारा किया जाता है? तो हम बोलेंगे कि मरुदभिद पौधों के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि दिन में स्टोमाटा बंद होता है। ये सारे प्रश्न तुम्हें यहां पर एग्जाम में मिल सकते हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो क्वेश्चन अभी नहीं आया है हो सकता है नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ दे। यदि आप ध्यान पूर्वक एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। तो ये हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ लिया है। हम लोगों ने देखा था 9वीं कक्षा में कि जो प्लांट कोशिका है, प्लांट का सेल है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से तुम्हारा बनता है। और हमें पता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बोलोगे कि ये जो क्लोरोफिल है वो कैसा वर्णक है? तो हरे रंग का वर्णक है। तो जो पौधे हरे रंग के नहीं होते हैं उनमें कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर है उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। दूसरे जो वर्णक हैं उसके अंदर वो छुपा रहता है।
हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, तो वो हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखोगे ये जो चित्र है, इस चित्र से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ ये दिखा रहा है एक प्रति का अनुप्रस्थ काट, जैसे देख सकते हो। तो भाई मैंने जैसे बताया, कोई भी पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ सकते, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे अब इसको कौन पढ़ने जाए, इसी से क्वेश्चन है, हर एक लाइन हर एक वर्ड से क्वेश्चन अभी तुरंत दिखा रहा हूं मैं। तो देखो ये एक पत्ती है, पत्ती का अनुप्रस्थ काट इस तरीके से यहां हम लोग इस भाग को यहां पर दिखाया जा रहा है। जैसे ये पत्ती है, मान लो ऐसा पत्ती होता है ना, इस प्रकार का। तो पत्ती को सामने से यदि हम लोग काट के तुमको दिखाया जाएगा, इस तरीके से काट के, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ काट, ठीक है। और उसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स सेक्शन भी हम लोग बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काटते हैं। तो अब ये यदि पत्ती का अनुप्रस्थ काट है, तो इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? सबसे ऊपर जो भाग दिख रहा है तुम्हें, इसे हम लोग बोलते हैं मोमी क्यूटिकल। ये देखो, ये है मोमी क्यूटिकल। इसके ऊपर जो ऐसे बैरल शेप्ड सेल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बनाते हैं? इसका ऊपरी बाह्य त्वचा बनाते हैं। इसको अपर एपिडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। जबकि नीचे भी देखोगे ये लोअर एपिडर्मिस बनेगा, यानी निचली बाह्य त्वचा बनेगा। 3-4 नाम यहां तुम देख सकते हो। क्या क्या मैंने दिखा दिया नाम में? यहां पर मोमी क्यूटिकल हो गया, अपर एपिडर्मिस हो गया, लोअर एपिडर्मिस हो गया। मोमी क्यूटिकल, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, ये 3 नाम हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा यहां पर देख सकते हो, ये जो कोशिकाएं, ये देखो, ये सारी कोशिकाएं यहां दिख रही हैं। इनके बीच में जगह ये दिख रहा है तुम्हें, इसको वायु एयर स्पेस बोलेंगे, वायु कोश बोलेंगे। और इन्हीं कोशिकाओं में ये जो हरा हरा बिंदु जैसा संरचना दिख रहा है, इसी को हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। और यहां पर तो तुम स्टोमाटा को देख सकते हो। स्टोमाटा का जैसे आगे भी संरचना पढ़ाया गया है, इसे हम लोग द्वार कोशिका, जैसे यहां देख सकते हो, इसे हम लोग द्वार कोशिका कहते हैं। और ये यहां छिद्र होता है स्टोमाटा में, रंध्र भी इसको कहते हैं हिंदी में। तो इस प्रकार से, क्या सर इतना ही टाइम पास करा रहे हैं हमारा, इससे कोई क्वेश्चन बना है? चलो देखते हैं, प्रीवियस ईयर देखो तो सही, तब तो पता चलेगा। ये देख लो, ये देखो यहाँ प्रीवियस ईयर का यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि ये यहाँ चित्र दिखाया गया है और बोला गया है इस चित्र में ए क्या है। ध्यान से देखना, ए क्या है? इसके ऊपर एक, हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोमी क्यूटिकल, उसका यहाँ जिक्र नहीं है। उसके नीचे से दिखा रहा है ए, तो ए क्या है? ऊपरी बाह्य त्वचा है। कंफ्यूजन करने के लिए देखो, मोमी क्यूटिकल ए में लिख दिया है, तो क्या ये ए मोमी क्यूटिकल है या ये बाह्य त्वचा है, ऊपरी बाह्य त्वचा है? तो आंसर है ये ऊपरी बाह्य त्वचा है। इसका मतलब ये जो आंसर तुम्हारा 2 दिख रहा है, ऑप्शन 2, वो गलत है। ऑप्शन 1 भी क्या है? गलत है इसका। ऑप्शन 3 इसका सही है। ऑप्शन में कुछ खास चीज नहीं है, सबका नाम लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हो। जैसे ए क्या है? ऊपरी बाह्य त्वचा है। बी क्या है? निचली बाह्य त्वचा है। सी क्या है? द्वार कोशिका है। यहां पर डी क्या है? एयर स्पेस है। और ई क्या है? यहां पर क्लोरोप्लास्ट को दिखाया गया है, हरित लवक को दिखाया गया है। ये देखो, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है, जो कि किस चीज का है? एग्जैक्टली एनसीईआरटी को छाप दिया है और वही प्रश्न तुमसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, हर एक क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा? पढ़ना होगा, ठीक है। अब चलो यहां पर कुछ और चीजों को दिखाया जा रहा है, एक एक करके सबको हम लोग को पढ़ना है। थोड़ा सा यहां पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट है उसको भी यहां पर दिखाया जाएगा। चलो यहां देखते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। यही तो बात बताया जा रहा था कि जो पौधे हैं CO2 को स्टोमाटा के द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? स्टोमाटा के द्वारा या रंध्र के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये देखो, यहां रंध्र का चित्र दिखाया गया है।
यहाँ पर रंध्र में देख सकते हो दो भागों को दिखाया गया है, ये है छिद्र और दूसरा है द्वार कोशिका। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, मैं बोल रहा हूं ना, हर एक पॉइंट को पढ़ लो, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। बोलेगा ये क्या है तो बोलेंगे द्वार कोशिका है, ये क्या है तो बोलेंगे छिद्र है। अब इन दोनों चित्रों को तुम्हें एग्जाम में दे देगा, बोलेगा ये कैसा रंध्र है तो ये खुला हुआ रंध्र है, कैसा है, खुला हुआ रंध्र है। दूसरा वाला कैसा रंध्र है तो ये बंद रंध्र है। अब एक और क्वेश्चन यहां से समझना है तुम्हें कि ये जो रंध्र है इससे क्या हो रहा है भाई, तो हम बोलेंगे यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे ये CO2 इसको लेना है तो इस रंध्र के द्वारा लेगा, इससे ऑक्सीजन निकलना है तो रंध्र के द्वारा निकलेगा। इसी के साथ ये जो रंध्र हैं ये पत्तियां में पाई जाती हैं, इन्हीं रंध्रों के द्वारा जो पानी जो प्लांट है उसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर है, ज्यादा वाटर है, ज्यादा पानी है, उसको वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो रंध्र है ये क्या करता है, एक प्रक्रिया करता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पेड़ है, पौधे हैं, उनके अंदर जो पानी के एक्सेस है, ज्यादा है, पानी होते हैं, उसको वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वाष्प के रूप में शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। तो इस प्रकार से देखो रंध्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि भाई रंध्र कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, वो भी यहाँ पढ़ाया गया है। तो मतलब समझो बहुत सारे चीजों को एक साथ एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। चलो यहाँ देख लेते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ भी रहा है। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, स्टोमाटा क्या है, पत्तियों की सतह पर मुख्य रूप से पाया जाता है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या काम है ये मैंने बता दिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यह भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, कौन से गैस चाहिए, CO2, कौन सा गैस निकल रहा है, O2, तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है रंध्र के द्वारा हो रहा है। लेकिन यहां यह भी जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। यह भी बोल रहा है कि गैसों का आदान अन्य जगहों से भी होता है, यह भी ध्यान देना। अब रंध्र मुख्यतः पत्तियां में होती हैं, लेकिन और भी जगह पाई जाती हैं। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, यह भी मैंने बताया, जिसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। यह भी क्वेश्चन है कि ये जो रंध्र है वह कैसे खुलता है और कैसे बनता है, बंद होता है। तो हम बोलेंगे ये द्वार कोशिका, ये देखो ये जो किडनी शेप्ड द्वार कोशिका है, इसके कारण रंध्र खुलता है और क्या होता है, बंद होता है। अब कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है ये यहां देख लो। पहला, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि रंध्र कब खुलता है। बोल रहा है जो द्वार कोशिका है, ये देखो ये द्वार कोशिका है, इसमें पानी जाएगा, अंदर क्या जाएगा, पानी। पानी जैसे ही जाता है ये फूल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तुम जानते हो कि पौधों में जो कोशिकाएं हैं उनमें पानी घुसते ही वो फूल जाता है, तो ये भी तो कोशिका है। ये क्या है, कोशिका, द्वार कोशिका जिसे बोल रहे हैं। इसमें जैसे ही पानी जाएगा ये फूल जाएगा। फूलने के कारण देखो यहां का जो दीवार है ये मान लो बंद था, पहले क्या था, बंद था, तो इस दीवार पर क्या लगता है, एक बल लगेगा जिससे ये बाहर की ओर खिंचाव इसका होगा। देखो ऐसे खिंचाव बाहर की ओर होगा और बाहर की ओर खिंचाव होगा जिससे ये द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। कब खुल जाती हैं, जब इसके अंदर पानी जाता है। अब ये रंध्र बंद कब होता है ये भी देख लो।
कि रंध्र कब बंद होगा? इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। यानी कि ये जो द्वार कोशिका है, इससे जब पानी बाहर निकल जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो ये इसका जो इधर ये जो तुम्हारा वाल है, ये क्या हो जाता है? आके सट जाता है, और इस प्रकार से ये जो हमारा स्टोमाटा है वो बंद हो जाता है। तो ये दो प्रक्रियाएं भी यहाँ बताई है गई हैं कि स्टोमाटा कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, ये दोनों भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये सारा चीज यहाँ पर बताया गया है। अभी और कुछ बताया गया है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं। पहले इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दो एक्सपेरिमेंट है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। उपरोक्त दो क्रियाकलाप के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिसमें प्रदर्शित हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है। इसके लिए अलग अलग प्रयोग कराए गए हैं, उनको हम लोग अभी तुरंत देख लेंगे। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। हम लोगों ने देख लिया है जो स्वपोषी है वह क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, जिसके द्वारा उसके शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है। लेकिन इसी के साथ इन्हें अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो पोषक तत्व ये कहाँ से ग्रहण करते हैं? लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कहाँ से ग्रहण करते हैं? स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए और साथ ही साथ शरीर के अन्य रासायनिक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे जल कहाँ से अवशोषित करते हैं भाई? जड़ों से अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। यहां देखना कुछ यहां पर तत्वों के नाम बताया गया है। ये जो तत्व है ये पोषक तत्व है। हम लोगों ने क्लास 9th का जो लास्ट चैप्टर है उसमें पोषक तत्वों के बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। हम लोगों ने पढ़ा है वृहद पोषक किसे कहते हैं, सूक्ष्म पोषक किसे कहते हैं, उनके नाम पढ़े हैं, वो चैप्टर जाकर के जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर यही बताया है इस तरीके पदार्थ कहाँ से लिए जाते हैं भाई? मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन की बात जब कर रहा है तो नाइट्रोजन बोल रहा है कि वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को पेड़ पौधे अवशोषित नहीं कर सकते। उस नाइट्रोजन को एक विशेष रसायन में परिवर्तित करना होगा, एक विशेष यौगिक में परिवर्तित यदि किया जाए तभी वो उसको ले सकते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व होता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा है कि इसे नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। तो अब जो पिछला 9th क्लास हम लोगों ने पढ़ा है वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोगों ने पढ़ा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पढ़ा है। क्लास 8 में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ाया गया है। वहां पर बताया जाता है कि विभिन्न तरीकों से जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको इस रूप में बदला जाता है, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स के रूप में बदला जाता है, जिसे पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। यदि नाइट्रोजन को नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स के रूप में ना बदला जाए तो पेड़ पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो अलग अलग विधियां बताई गई है जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है या बोलेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वे क्या करते हैं? फिर नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। देखो एक लाइन यहां पे लिख दिया है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है बहुत तरीकों से होता है, जिसमें एक होता है जीवाणुओं के द्वारा। वो सारा चीज हम लोगों ने 9 में भी पढ़ लिया है और क्लास 8 में भी पढ़ लिया है।
अब यहाँ पर हमारा दो क्रियाकलाप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दो क्रियाकलाप पढ़ाए गए हैं। दोनों क्रियाकलाप में एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें पहला जो क्रियाकलाप है इसमें बताया गया है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो क्या इससे भी प्रश्न पूछेगा? बिल्कुल, इससे काफी सारे प्रश्न पूछेगा। यहां पर यह प्रयोग बता रहा है कि क्लोरोफिल जहां पर उपस्थित है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो यहां देख सकते हो, इसके लिए यहां पर एक पत्ती लिया गया है। इस प्रकार का पत्ती लिया गया है जहां पर कुछ भागों में क्लोरोफिल उपस्थित है। अब इस पत्ती को यदि हम लोग प्रकाश में रखेंगे तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण के बाद हम लोग एक परीक्षण करते हैं जिसे बोलते हैं मंड परीक्षण। मंड परीक्षण एक स्टार्च टेस्ट है। मंड को स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, स्टार्च। तो इसको यदि हम लोग टेस्ट करेंगे आयोडीन के द्वारा, स्टार्च टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन के द्वारा। तब हमें पता चलेगा कि यहां पर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। यदि यहां पर इस तरीके का पत्ती हम लोग लेते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कराते हैं, तो हम लोग जब इसका जांच करते हैं, आयोडीन से टेस्ट करते हैं, तो ये जो भाग है जहां पर क्लोरोफिल मौजूद है वहां पर ये स्टार्च टेस्ट को देता है और बाकी जगहों पर स्टार्च टेस्ट नहीं देता। इससे यह साफ पता चलता है कि जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां पर क्या हुआ है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। जहां जहां क्लोरोफिल था वहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, जिससे कि वहां स्टार्च का निर्माण हुआ है। अब ये टेस्ट कैसे होता है? यहां स्टार्च टेस्ट के लिए स्टार्च में हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ये आयोडीन जहां जहां स्टार्च होता है उससे रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। इस प्रकार से स्टार्च टेस्ट किया जाता है। ये कक्षा 7 में भी तुम पढ़ोगे। तो इसी प्रकार से हम लोग मंड परीक्षण के द्वारा ये ज्ञात करते हैं कि कहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है, कहां पर नहीं हुआ है। चलो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद और अच्छे से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। बोल रहा है, गमले में लगा एक शबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए या क्रोटन का पौधा लीजिए। क्रोटन का पौधा क्या है? एक शबलित पत्ती वाला पौधा है, जिसमें कुछ भाग वहां पर ग्रीन तुम्हें देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग बोल रहे हैं क्लोरोफिल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यदि वहां पर क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण उस भाग में बहुत अच्छे से होगा, और यदि प्रकाश संश्लेषण वहां होगा तो वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। और यदि स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, हम उसको टेस्ट करेंगे और वहां स्टार्च पाया जा रहा है, इसका मतलब ये प्रमाणित करता है कि वहां प्रकाश संश्लेषण हुआ है। पौधों को कैसे इस प्रयोग को करना है? सबसे पहले पौधों को 3 दिन तक कमरे में क्या करना है? हमें रखना है। 3 दिन तक कमरे में, ये जो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक गमले में जो पौधा हम लोगों ने बताया जिसमें कुछ भाग में क्लोरोफिल है, कुछ भाग में क्लोरोफिल नहीं है, वैसे पौधे को लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिसके कारण उसका सारा जो मंड है, स्टार्च है, वो यूज हो जाता है। स्टार्च कैसे बनता है ये भी मैं बता दूं। तो प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा है, यहां देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण में यहां ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, और यही जो ग्लूकोज है पौधों में संचित हो जाता है। तो किस रूप में संचित होता है? प्लांट्स में स्टार्च के रूप में। यानी ये जो ग्लूकोज है वही स्टार्च बना लेगा और स्टार्च के रूप में पौधों में संचित हो जाएगा। तो वही यहां पर भी बोल रहा है कि भाई कब वो स्टार्च बनेगा? जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब। तो सबसे पहले 2-3 दिन तक इसको कमरे में हम लोग रख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। पौधे से एक पत्ती तोड़ लेते हैं। अब हमें टेस्ट करना है कि पौधे के किस भाग में पत्ती के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ है और नहीं। इसके लिए एक पत्ती को हम लोग तोड़ करके ले आते हैं और उसका मंड परीक्षण हम लोग करने वाले हैं। तो मंड परीक्षण करने के पहले पत्ती में और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, यहां देखो। सबसे पहले पत्ती को तोड़ के ले आएंगे और उसको हम लोग पानी में, थोड़ा सा उबलते हुए पानी में डाल देंगे।
इसके बाद उसको अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा देंगे। अब बात है कि उसको अल्कोहल में क्यों डालते हैं, ये भी क्वेश्चन होता है। तो उसका जितना भी क्लोरोफिल है उस सब को वहां से हटाने के लिए, यानी कि उसको पूरा क्लीन करने के लिए हम लोग यहाँ पर अल्कोहल का यूज करते हैं। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रख कर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने लगे, और इस प्रक्रिया को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। इतना सब करने के बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्च टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो पत्ती के रंग का क्या होता है, विलियन का रंग कैसे हो जाता है, यदि हम लोग को स्टार्च टेस्ट करना है तो अब उस पर हम लोग क्या करते हैं। अभी तो पत्ती का कलर यदि हम लोगों ने अल्कोहल में डुबाया है तो वो गायब हो जाएगा, उसी के लिए अल्कोहल का यूज कर रहे, ये बता रहा है। और उसके बाद हम लोग इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा स्टार्च टेस्ट के लिए कौन सा विलियन की आवश्यकता होती है, तो हम आंसर करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन का हम लोग यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के पहले हम किसका यूज करते हैं, तो अल्कोहल का यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल का यूजुअली यूज करते हैं, एथेनॉल का यूज करते हैं, जो कि पत्ती के रंग को पूरी तरीके से क्या कर देगा, गायब कर देगा। अब देखना, पत्ती को इतना हुआ, उसके बाद आयोडीन भी हम लोगों ने डाला, फिर आयोडीन को भी हम लोग धो लेंगे। तब तुम देखोगे कि यहां पर तुम्हें इस प्रकार का, ये देखो, ये जो है काला और नीला धब्बा तुम्हें देखने को मिलेगा। कहां कहां देखने को मिलेगा, जहां जहां पर प्रकाश संश्लेषण हुआ है। और यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है तो वहां पर देखो ये धब्बा देखने को नहीं मिलेगा। तो यही जो ब्लू ब्लैक कलर है वो प्रमाणित करता है कि वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है, और इस तरीके से स्टार्च टेस्ट को हम लोग यहां पर करके देखते हैं। तो यहां देखो वही बोल रहा है, पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे उसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मंड परीक्षण के दौरान जब आयोडीन यूज करते हैं, उसमें डालते हैं, तो जहां जहां पर मंड बना था वहां वहां पर ब्लू ब्लैक कलर आया है, ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। इस प्रकार से ये प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं और जांच करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब चलो एक और क्रियाकलाप बताया गया, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, एनसीईआरटी का है क्योंकि। तो यहां पर अब बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, इसको प्रमाणित करिए। इसको कैसे प्रमाणित करेंगे, तो लगभग समान आकार के गमले में दो पौधे हम लोग लगा लेंगे। ये देखो यहां पर इसको दिखाया गया है, दो पौधे हम लोगों ने इस तरीके से लगा लिए हैं, और इसको बेल जार के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। अब इसके एक पौधा जो दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहां पर वाच ग्लास में डाल देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, KOH हो गया, KOH, ठीक है, KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे दूसरा गमला जिस तरीके से है उसी तरीके से इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, क्वेश्चन तुम्हारा ये भी पूछेगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों डाला गया। तो ये यहां CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मतलब यहां पर जो भी CO2 है उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि CO2 यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहां पर जैसे हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी है वो नहीं होगा। यदि यहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा तो ये मंड टेस्ट नहीं देगा। लेकिन यहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा क्योंकि CO2 मौजूद है और ये मंड टेस्ट को देगा। तो इस तरीके से हम जांच कर लेंगे। तो जांच करने के दौरान हमें सही में पता चलेगा कि भाई जो CO2 वाला है उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, जिसमें CO2 नहीं है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ये देखो फिर से वही बोल रहा है, 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रख देना है जिससे कि सारा स्टार्च यूज हो जाए। स्टार्च पहले उसको समाप्त कर लेना है, तभी फिर उसको हम लोग को टेस्ट करना है। तो वही करना है, क्या करना है, प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका माने बेल जार में हम लोग रख देते हैं, और एक में हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं। और इन सब चीजों को हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है इसलिए वहां रखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जिसमें हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है उसमें यदि मंड परीक्षण उसकी पत्ती को लेकर के करते हैं तो वो नहीं देता है, क्योंकि वहां CO2 की मौजूदगी नहीं थी।
कार्बन डाइऑक्साइड को जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अभी तुरंत एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते, इससे प्रयोग वायुरुद्ध हो जाता है। अब देखो पूरा पैक वहां पर जो बेल जार हम लोग लगा रहे हैं उसको पूरा सील कर देंगे ताकि कहीं से हवा ना घुस सके, नहीं तो हवा में तो CO2 फिर पहुंच ही जाएगा। प्रत्येक पौधे का एक पत्ती तोड़ी तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह मंड परीक्षण करना है। मंड परीक्षण में हमें पता चल जाएगा क्लियर कि जिसमें CO2 है उसमें मंड परीक्षण हो रहा है, जिसमें CO2 नहीं है उसमें मंड परीक्षण नहीं हो रहा है। तो देखा तुमने, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब विषम पोषी पोषण के लिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो भाई यहां तक पढ़ लिया, क्या अब सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे? देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को अब हम लोग शुरुआत से एकदम अच्छे से धीरे धीरे करते चले जाएंगे। देखो इधर से पहले कर लेते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से देखना, पौधों की बात कर रहा है। हम लोगों ने अभी तुरंत स्टार्च टेस्ट किया है, तो आंसर है स्टार्च, या मंड भी यहां पर बोल सकता है। और जो जंतुओं में है वह क्या है, ग्लाइकोजेन, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन भी आई है। तो दो क्वेश्चन यहां से तुम्हारा बन सकता है कि जो पौधे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मंड स्टार्च के रूप में जमा होता है, जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में। देखो ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट, यहां यदि स्वपोषी पोषण की बात करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो हम जानते हैं CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इसका मतलब सभी चीजें क्या है यहां पर आवश्यक हैं। ये प्रश्न भी हम लोगों ने कर लिया है। क्लोरोफिल कैसा वर्णक है, तो हरे रंग का, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे देखो, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं। देखो कितना साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ एग्जाम में, ये है ऑक्सीजन। ये प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन तुम यहां देख सकते हो। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन हमें पता है कि आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ये हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन किसके द्वारा निकलता है, तो H2O के द्वारा। ऑक्सीजन निकलता है H2O से, और CO2 से ग्लूकोज का निर्माण होता है अपचयन के द्वारा। तो आंसर हमारा पहला होगा। ये सारे प्रश्न तुम देख सकते हो, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी से आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो हमें पता है ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, तो यहां तो ग्लूकोज है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कौन सा है, तो हमें पता है कि ग्लूकोज है और साथ ही साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां ग्लूकोज लिख रहा है तो हमारा ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन यहां मुक्त होता है, आंसर हमारा ग्लूकोज ही रहेगा। ध्यान से देखो बोल क्या रहा है, नीचे दिए गए चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति का कारण का सही व्याख्या कर रहा है। यहां पर देखो आयोडीन लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होगा, यहां आयोडीन लिखा हुआ है, नीचे स्टार्च दिया हुआ है। देखो यहां पर पोटैटो जूस है, पोटैटो जूस मतलब कि यहां पर स्टार्च है। ये क्या है, स्टार्च है, और ये स्टार्च है, बार बार स्टार्च तुम्हें लिख देता हूं, स्टार्च है, और ये क्या है, आयोडीन है। तो यहां पर ब्लू ब्लैक कलर उपस्थित है, नीला काला रंग उपस्थित है। ये क्या चीज दर्शाता है, ये दर्शाता है कि यहां आलू के रस में स्टार्च उपस्थित है, और जब इससे आयोडीन से टेस्ट करते हैं तो ये एक स्टार्च टेस्ट दे रहा है, जिसके कारण इसका रंग नीला काला हो जा रहा है। तुम्हें इच्छा होगा कि सर और भी ऑप्शन थोड़ा पढ़ दीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, आलू के रस में प्रोटीन होता है, ये गलत है। आलू के रस में वसा होता है, ये भी गलत है। आलू के रस में ग्लूकोज होता है, ये भी गलत है। ग्लूकोज जो है वह स्टार्च के रूप में बदल जाता है, यानी आलू के रस में स्टार्च होता है। इसलिए मैंने ऑप्शन पढ़ दिया क्योंकि इसमें तुम्हें थोड़ा शक था। चलो नया हम लोग देखते हैं। यहां देखना, ये देखना, इतना सारा क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर हम लोग देखेंगे। देखो सुनील क्या कर रहा है, चावल का आटा ले रहा है। अब यहां कंफ्यूज मत होना, चावल का आटा है। चावल का आटा में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से है
उसका पेस्ट बनाता है और पेस्ट में आयोडीन का एक बूंद डाल देता है। तो चावल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। चावल जो है वह स्टार्च टेस्ट देगा और इस कारण से जब उसमें आयोडीन मिलाया जाएगा तो क्या होगा, तो पेस्ट का रंग नीला काला हो जाएगा। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, इसको भी मैं पढ़ देता हूं। छोटे छोटे बुलबुलों का बनना नहीं होगा, पेस्ट का रंग आसमानी नहीं होगा, चावल के आटा भूरा धुआं निकलेगा ऐसा भी नहीं होगा। वह क्या होगा, नीला काला रंग का हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हो ये सारा स्टार्च टेस्ट से है। अब तुम बता दो ये जो प्रश्न है क्या इस क्रियाकलाप से है? बिल्कुल इसी क्रियाकलाप से ये सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी और भी क्वेश्चन यहां पर है, यहां देखना, अब गार्ड सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन फ्लोज इनटू देम काउजिंग द स्टोमाटा पोर टू ओपन। यहां देखना, गार्ड सेल जो हम लोगों ने पढ़ा है वह खुल क्यों जाता है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि गार्ड सेल में जब पानी भर जाएगा, क्या भर जाएगा, पानी, तो वह फूल जाएगा। तो ये जो बगल की दीवारें हैं उसको क्या करेगा, वो खींचना प्रारंभ करेगा। ये देखो ये जो दीवार है इसका अंदर का, उसको खींचेगा और जब ये दीवार खींचेगा तो ये खुल जाएगा। तो ये याद रखना है। ये जो गार्ड सेल है, या बोलेंगे कि रंध्र का ये जो रक्षी कोशिकाएं हैं, ये कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, इस पर क्वेश्चन है। देख लो यहां एनसीईआरटी में अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ लिया था। तो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ लिया था ये जो गार्ड सेल है या जो रक्षी कोशिकाएं हैं उसके कारण किस प्रकार से स्टोमाटा खुलता है, स्टोमाटा बंद होता है, उस पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका मतलब कोई भी लाइन तुम छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे इससे क्या क्वेश्चन आएगा, अरे उससे क्या क्वेश्चन आएगा। यहां पर देखो और भी यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, ग्लाइकोजन शरीर में क्या भंडार रूप है। ग्लाइकोजन मैंने बताया जंतु के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वह जब जमा होगा, संचित होगा, तो वह किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। देखो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर पूछा है। अब देखना, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय के लिए सहायक है। अभी हम लोगों ने तुरंत स्टोमाटा के बारे में पढ़ा है, तो वही है रंध्र या स्टोमाटा। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। क्या बात है, क्या बात है, कितना इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। यदि हम लोग एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। देख लो यहां पर एकदम साफ लिखा हुआ है, पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। देखा तुमने, एनसीईआरटी के लाइन को ही उठा करके रख दिया है और उससे क्वेश्चन बना करके पूछ रहा है कि यदि पौधे को 3 दिन तक हम लोग अंधेरे कमरे में रखेंगे तो क्या होगा। तो आंसर है उसका सारा जो स्टार्च है वो यूज हो जाएगा, उसके बाद ही तो हम लोग प्रयोग करेंगे। तो वही यहां पर बोल रहा है, देखो वही क्वेश्चन यहां पर जैसे बताया गया है, इसका आंसर यहां दिख रहा है। तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाएंगे, यानी उसका पूरा स्टार्च जो है वह उपयोग में ले लिया जाएगा, उसका स्टार्च पूरी तरीके से यूज हो जाएगा, जिसके बाद फिर हम लोग स्टार्च टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। अब तुम्हें बताओ, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पार्ट को पढ़ करके? बिल्कुल आ रहा होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई एक भी लाइन छोड़ने लायक तो नहीं है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर है। पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें बना बना के क्वेश्चन तुमको बताता था, तो लगता था कि सर बता रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, ऐसे ही बकबक करते रहते हैं। अब जब मैं प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूं तब तुम्हारा दिमाग घूम रहा होगा कि सब लाइन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो हम लोग यहां से फिर से देखते हैं कितने सारे और क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन है कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते, और सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं नीचे दी गई हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषी के संबंध में सही है। अब यह गलत है, यहां पर बोल रहा है गलत है। स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण, सब चीज से निचोड़ करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। काफी सारी चीज आएगी तब इस क्वेश्चन को तुम जवाब दोगे। पहला तो यही हम लोगों ने लाइन पढ़ा था कि जो स्वपोषी की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। ये क्वेश्चन हम लोग एकदम शुरुआत में ही पढ़ा था। ये देखो यही क्वेश्चन यहां से बनाया गया था कि स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ण होती हैं।
इसी लाइन को यदि तुम देखो तो तुम्हें नहीं लग रहा कि यही लाइन जो है यहां पर रख दिया गया है? बिल्कुल यही लाइन रख दिया गया है, यानी ये स्टेटमेंट स्वपोषियों के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं, इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, जो पेड़ पौधे हैं इन्हें हम लोग उत्पादक के नाम से जानते हैं या प्राथमिक उत्पादक भी कह सकते हैं। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है, एनसीईआरटी का ही ये लाइन है कि सभी जितने पेड़ पौधे हैं कुछ जीवाणु है वो क्या होते हैं? स्वपोषी। इसका मतलब सीधा सा है कि ये चौथा जो ऑप्शन है वो गलत होगा, पक्का गलत होगा। देखते हैं क्या गलत लिखा है। तुरंत उपयोग नहीं किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। अब तुम बता दो ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। ये प्लांट में किस रूप में बदल जाता है? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। और जंतुओं में किस रूप में बदल जाता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। तो यही वाला गलत है, पकड़ा गया हमारा आंसर। चलो इतना आ गए। अब देखते हैं नया। रंध्र स्थित होते हैं, रंध्र स्थित होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं में। क्या गजब लिखता है! तो पत्तों में हमारा आंसर है। यहां देखना, पत्तों में। अभी से तुम्हारा आरआरबी एसएससी लिखना शुरू हो गया है तो तुम्हें अब और कॉन्फिडेंस आएगा। भाई बाकी भी सब आरआरबी का ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर नीचे लिखा हुआ नहीं है, कहीं से कटिंग वटिंग करके लगाया गया है। यहां देखना, बहुत जगहों से खोज खोज के इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बढ़ रहा है, क्या बोलता है? निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों कोशिकाओं के ऊपरी और निचली परत कौन सी होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पत्ती का जो ऊपरी परत है, पत्ती का जो निचली परत है, जब उसको हम लोग काटते हैं तो क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो वो क्या करता है? तो बोल रहा है कि आंतरिक भागों की रक्षा करता है। बिल्कुल यही सही है, आंसर है कि वो आंतरिक भागों की क्या करता है? रक्षा करता है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा करता है, भोजन का संश्लेषण क्लोरोफिल करता है। तो आंसर तो यही है कि आंतरिक भागों की ये क्या करता है? रक्षा करता है। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान करता है? तुम्हें तो पूरा पता है, वो है पत्तियां। पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अरे पत्तियों में रंध्र होता है, यानी कि स्टोमाटा होता है, जो कि गैसों का आदान प्रदान में मदद करता है। देखो ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है यहां पर, तो ये सारा चीज यहां देख सकते हो। रेगिस्तानों पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे परत पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यह पदार्थ क्या है? तो ये क्लास 9 में भी लिखा हुआ है। क्लास 9 का जो टिश्यू चैप्टर है, टिश्यू चैप्टर में इसको पढ़ाया गया है। इसे हम लोग क्यूटीन के नाम से जानते हैं। ये पदार्थ क्या है? क्यूटीन। देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, यानी 9 का भी क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर मिलता है। और यही जो क्यूटीन है, ये देखो क्यूटिकल हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उसी में पाया जाएगा। ये देखना, मोमी क्यूटिकल यहां देख सकते हो। तो ये जो मोमी क्यूटिकल है, इसी में क्यूटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये सारा क्वेश्चन कहां से है भाई? एनसीईआरटी से है। तो ये देखो, ये सब चीज तुम्हें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सारा मैं करा रहा हूं। ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, कैसे बना रहता है? तो भाई सीधा सा बात है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आंसर भी देख सकते हो, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संश्लेषण बना है। स्वपोषी अपना भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो यहां पर यदि हम लोग देखेंगे, स्वपोषी की बात कर रहा है। स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे, स्वपोषी मतलब पेड़ पौधे, तो आंसर तो सीधा सा है स्टार्च। लेकिन परपोषी बोलेगा, जंतु की बात बोलेगा तो ग्लाइकोजन। देखो आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, यहां पर कंफ्यूज होने का बात नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो ये तो तुम जानते ही हो, इतना टाइम क्यों पास करना। और भी क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अंगक इसमें कौन से हैं? अरे भाई ये नहीं जानते, हरित लवक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहां मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखो यही है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश को अवशोषित करना, यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। भाई ये सारा चीज तो पढ़ा दिया है ना, कितनी बार पढ़ा दिया है? बहुत बार पढ़ा दिया है, इसीलिए तो फटाफट मैं करा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि फटाफट तुम भी कर रहे हो, खुद से भी कर रहे हो। यहां देखना,
अरे बाप रे, क्या क्वेश्चन है, एकदम लग रहा है तुम्हारा कि एनसीईआरटी उठा करके लिख दिया गया है। निम्नलिखित में से किस पौधे में शबलित पत्तियां पाई जाती हैं? अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ लिया है कि वेरीगेटेड लीफ किस में पाया जाता है। यहां देखो शबलित पत्तियां, ये देखो अभी शबलित पत्तियां पढ़ाया था, क्रोटन का पौधा तुम्हें पढ़ाया था। क्या गजब का क्वेश्चन है, यानी कि एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हर एक लाइन से क्वेश्चन आ रहा है। अब तुम क्या कह सकते हो? कुछ नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। तो यहां देखो आंसर क्या है, क्रोटन। अब यदि जो बच्चा हेल्प बुक से पढ़ता है उसमें ये सब नहीं मिलेगा, एकदम एकदम 100% मैं बोल रहा हूं। हेल्प बुक से जो बच्चे पढ़ते हैं, नोट्स से जो बच्चे सिर्फ नोट्स पढ़ना चाहते हैं, उनको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वन लाइनर में तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा, लेकिन यदि सिंपल सिंपल बुक से पढ़ते हो, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते, ये सारे क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे मैं थोड़ी कह रहा हूं। देखो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम नहीं है? देखो कौन सही क्रम नहीं है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना ये भी सही है। अरे भाई सब सही है, सही गलत नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि कैसे वो सीक्वेंस चलेगा, सीक्वेंस पूछ रहा है। तो यहां देखना, सबसे पहला जो सीक्वेंस है उसमें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा दूसरा रंग से लिख देंगे। सबसे पहला कि प्रकाश ऊर्जा का, अरे यार यहां से सबसे पहला क्या है ये देखना, सबसे पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा, ये वाला सबसे पहला होगा, यानी सी होगा हमारा आंसर। अरे यार सी तो यहां दिया ही हुआ है, सी होगा, ठीक है। तो सी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, बी, तो ये बी भी दिया है, यही वाला सही आंसर लग रहा है। फिर बोलता है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूटना, ये वेरी गुड, ये भी सही है, ए ये भी सही है यार। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना, डी, अरे वाह ये तो पहला ही में मिल गया हमें, यानी सी बी ए डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कहां तक प्रश्न पूछ रहा है, सीक्वेंस बताइए, सीक्वेंस। और बच्चे यहां ये जो चीज दिया हुआ है इसको याद ही नहीं करना चाह रहे हैं। बच्चे सोच रहे कि यार क्या टाइम पास पढ़ना, इसको कौन याद करेगा। यहां सीक्वेंस लिखा हुआ है बाबू, सीक्वेंस लिखा हुआ है। पहले ये होगा, फिर ये हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखो मैंने भी सीक्वेंस तुम्हें बताया था, पहला वाला, दूसरा वाला, देखो यहां तीसरा लिख भी रखा है, और ये चौथा वाला, 4 सीक्वेंस बताया है, अभी तुरंत पढ़ाया है। तो सीक्वेंस बाबू लोग पूछ देगा तो क्या करिएगा, बोलिएगा कि ऊपर ऊपर पढ़ के जाना है और 25 में 28 नंबर लाना है, तो कहां से आएगा। यही सब बात यहां पर है, यानी कि आपको पूरा फोकस होकर के हर एक पॉइंट को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, ये यार ये तो तुम जानते हो कौन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पौधे में श्वसन किस भाग में होता है, तो यार ये तो अलग प्रश्न हो गया, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं, तो पौधे में श्वसन के लिए क्या यूज होगा, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, और वो कोशिकाओं में होता है जैसे तुम सबको पता है। चलो तो यहां पर जैसे मैंने पढ़ाया था तुम्हें स्टोमाटा के बारे में, रंध्र के बारे में, इससे काफी सारे और क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। गार्ड कोशिकाओं में यानी कि रक्षी कोशिकाओं में क्या जाता है कि वह फूल जाता है, इसका उत्तर है पानी। फूलने पर क्या होता है, वह खुल जाता है, क्या हो जाता है, खुल जाता है, यह भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। चलो नया क्वेश्चन, पौधों द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, पौधों में अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, हम लोग पढ़ चुके हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, तो ये रंध्र है, ये तो हम लोग को पता है कि रंध्र के द्वारा ही गैसीय आदान प्रदान पौधों में होता है। पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, सब चीज मैंने पढ़ा दिया है।
गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल हैं? तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में शामिल हैं। इसके बाद नीचे का क्वेश्चन है, यहां कुछ और क्वेश्चन बच जा रहे हैं, वो मैं हम पढ़ ले रहे हैं। पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। यहां देखना गलत कथन, तो पौधे रंध्र द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, एकदम सही है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, दिन के समय नहीं होता है। बड़े आंतरिक कोशिका स्थान के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती हैं, बिल्कुल सही है। विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो बी है हमारा गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय क्या होता है? उपयोग में आ जाता है। किस लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो बी हमारा गलत हो गया, मतलब इसमें तो सही आंसर है। रक्षक कोशिकाओं में होने वाली कौन से परिवर्तन रंध्र को खुलने का कारण होती हैं? तो रंध्र कैसे खुलता है? जब उसमें पानी भर जाता है रक्षी कोशिकाओं में, तो वो क्या करती हैं? उसके दीवारों को खींचती हैं और रंध्र खुल जाता है। देखना क्या बोलता है, रक्षक कोशिकाओं में जल के प्रवेश और उनका फूलना। यस, पहला ही आंसर हमारा सही हो गया। ये दूसरा भी गलत है, रक्षक कोशिकाओं को जल का निकलना भी गलत है, रक्षक कोशिकाओं से जल का निकलना भी गलत है। तो देखो ये RRB डी का ही, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन यहां पर है। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के क्या होती है? तो दाब जैसे वायुमंडलीय बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन घटेगा। ये हमारा जो क्या बोलते हैं NCERT है उसका क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, जैसे तुम यहां देख सकते हो। पादप की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र क्या होते हैं? हम तो जानते हैं, इसे हम लोग रंध्र कहते हैं। ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन है। वाह क्या बात है। तो इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वह किस चीज का था? NCERT मैक्सिमम का। एक आध दो इधर उधर का क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, बाकी सारा तो हर एक लाइन से NCERT का था। नेक्स्ट पार्ट बनने वाले हैं वो होगा विषम पोषी पोषण, तो उसे भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार के सारे वीडियोस हमारे ऐप पर तुम देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम लोग NCERT पर नहीं डाल पाते, क्योंकि ये जो है सो 9-10 के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो यदि तुम ये सारा पार्ट देखना चाहते हो, एक साथ देखना चाहते हो, तो हमारे ऐप पर जा सकते हो। वहां पर ये सिलसिलेवार ढंग से सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। जो वीडियोस नहीं बने हैं वो जल्द ही आ रहे हैं, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।